डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस विच इज़ एब्रीवेटेड एज NAA। फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। क्या इसमें खूबियाँ हैं? पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है और इसमें किया क्या जाता है, सैंपल अंडर स्टडी को न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा दिया जाता है। चलो ऐसे कह लेते हैं कि सैंपल के न्यूक्लियस होंगे ना, उनको इरेडिएट किया जाता है बाय न्यूट्रॉन। और सिंपल कर लेते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट करके तो क्या कर लेते हैं, हम एक्साइटेड कर लेते हैं। नतीजा क्या निकलता है, हम इसी तरीके से एलिमेंट की पहचान आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। किसके अंदर होगा ये क्वांटिफाई? किसको करना है हमने? उस एलिमेंट को जो सैंपल में है। और आइडेंटिफाई, पहचान किसकी करनी है? उस एलिमेंट की जो सैंपल में है और सैंपल अंडर स्टडी, जिसको स्टडी आप कर रहे हैं। तो फिर NNA ऑफर्स अ यूनिक अप्रोच। ये यूनिक अप्रोच इसकी होगी बाकी ट्रेडिशनल मेथड्स के मुकाबले में। इसीलिए साइंटिस्ट इसको एक बड़ा वैल्यूएबल टूल तस्वर करते हैं, एक वैल्यूएबल हथियार के तौर पे इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट साइंटिफिक एरियाज़ में। और वो एरियाज़ कौन से होंगे, इसी लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे कि वो एरियाज़ जो हैं वो कौन से। अब हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो किस तरह से चलता कैसे है। तो गौर कीजिए, ये लेफ़्ट साइड पे आपको रेड बॉक्स नज़र आ रहा है। ये एक एनालाइट है, सैंपल जिसको स्टडी करना होता है। ये हमने एक छोटा सा सैंपल इसमें से ले ली। ये देखो लिखा हुआ है सैंपल टेकन। इसको यहाँ ले आए हैं और ये कौन सी चीज़ है, न्यूक्लियर रिएक्टर नज़र आ रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने न्यूट्रॉन्स किसके ऊपर मार दिए हैं, सैंपल के ऊपर। हमने कहा था इरेडिएट कर देना है, एक्टिवेट कर देना है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है उसे। तो ये न्यूट्रॉन से हमने एक्टिवेशन कर ली। किसकी की एक्टिवेशन? सैंपल की होगी। सैंपल कहाँ से लिया है? ये सैंपल लिया हमने, ये सैंपल लिए हुए, ये सैंपल को इरेडिएट किया ना, तो लिखा हुआ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन हो गई है। देखो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन लिखा हुआ। फिर कहाँ ले गए एक्टिवेशन के बाद? ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन के बाद हम ये सैंपल हमारे पास एक्टिवेटेड सैंपल आ गए। ये यकीनन अपने आप को डी एक्साइटेशन इसने करनी है, उसके लिए क्या करेगा ये फिर रेज देगा, गैमा रेज देगा, एनर्जी देगा जिसे हम कहते हैं। एनर्जी को हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर लिया, बड़ा कर लिया, ताकि हमारा डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट तो कर ले ना। फिर कहाँ ले गए? फिर हम ले गए हैं एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के पास। ये देखो ADC लिखा हुआ है, एम्पलीफाई करके, बड़ा करके, स्ट्रेंथ को, सिग्नल स्ट्रेंथ को बड़ा करके ADC के पास ले गए। फिर कहाँ चला गया हमारे पास? फिर ADC ने हेल्प हमारी की ताकि क्या करके दे दे हमें, ताकि हमें एक स्पेक्ट्रा बना के दे दे, एक स्पेक्ट्रा बना के हमें दे दी। ये स्पेक्ट्रा हमने फिर स्टडी कर लेना होता है। इसी को यूज़ करके अभी हम बात क्या कर रहे थे कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी बड़ा एक्सपर्ट आदमी को होना पड़ेगा, रिसर्च वर्कर को होना पड़ेगा कि जो स्पेक्ट्रा को पढ़ ले। तो ये था क्या, ये था एडिशनल मेजरमेंट थी, डिलेड। अब हम देखते हैं कि एक और तरीके से भी ये सिलसिला बढ़ाया जा सकता है आगे, और वो तरीका देखते हैं क्या है। और करिए, ये हमारे पास
इंटरमीडिएट मेजरमेंट आ गई। प्रॉम्प्ट सैंपल है, न्यूट्रॉन से इरेडिएट किया है, डिटेक्टर में आ गया है, फिर एम्पलीफायर हो गया, फिर एडीसी हो गया। वो एडीसी क्या था? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। उसने फिर स्ट्रेंथ बड़ी की हुई है एम्पलीफायर ने उस सिग्नल की। फिर हमने क्या किया, उसका फिर स्पेक्ट्रम बना लिया और स्पेक्ट्रम को हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब है, सिंपल सी एक बात हमें समझ आई कि हमने सैंपल को एक्टिवेट करना है बाय यूजिंग द न्यूट्रॉन्स, रिपीट करते चले जाएं। फिर उसको हम कहाँ ले जाना है? डिटेक्टर में। डिटेक्टर से जो सिग्नल आएगा गैमा रेडिएशंस, उसको हमने क्या कर लेना है? उसको हम ले गए एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर से आगे क्या किया? एडीसी। एडीसी से स्पेक्ट्रा बना। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? इंटरमीडिएट मेजरमेंट जो है प्रॉम्प्ट, वो भी कर सकते हैं। और उसको हमने किस तरह से देखा है? उसको हमने देखा है कि सैंपल हमने ले लिया है, सैंपल को रेडिएट किया है बाय द न्यूट्रॉन्स, फिर डिटेक्टर में ले गए हैं, रेडिएशन जो है उसको एम्पलीफाई कर लिया है, एम्पलीफायर में एडीसी की मदद से हमने उसका फिर आगे डिटेक्टर में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम ड्रा करने वाली चीज़ है, प्रिंटर चलो कह लो इसको, उसने हमें एक स्पेक्ट्रा बना के दे दिया। अब देखते हैं ये तरतीब किस तरह से होगी। ये देखिए, हमने न्यूट्रॉन लिया है, ए पे मार दिया है, एक्टिवेशन हो गई होगी। फिर क्या हो गया? ये एक्टिवेशन वाली हमारे पास बी बन गई, ए से बी बन गया, ए से बी, न्यूट्रॉन बिकम पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। उससे क्या? गैमा प्रॉम्प्ट निकली फौरी तौर पे। फिर बी बन गया, स्टेबल हो गया, डी एक्साइटेशन हो गई। फिर बी है और वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन भी रिमूव उसमें से हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल जिसे कहते हैं, बीटा डिके। और साथ कौन? एनर्जी भी लॉस हो रही है। फिर कौन बन गया? वो बी सी में कन्वर्ट हो गया, वो भी रेडियो एक्टिव में, देखो लिखा हुआ बी सी स्टार। फिर क्या हो गया? लास्ट में डी एक्साइटेशन हुई और वो स्टेबल हमारे पास सैंपल बन गया। दोबारा देख लेते हैं, गौर कीजिए। न्यूट्रॉन्स, सैंपल, एक्साइटेशन, गैमा रेडिएशन प्रॉम्प्ट, फिर क्या हुआ? डी एक्साइटेशन, बी, बी क्या हुआ? उसने बीटा डीके और रेडिएशंस दी। फिर वो सी स्टार में कन्वर्ट हो गया और अल्टीमेटली एक स्टेबल एलिमेंट में तब्दील हो गया, सी में। नीचे फिर एक और चीज़ चेक करें, न्यूट्रॉन ए पे हमने मार दिया, एटॉमिक नंबर था और मैस उसके हमने ले लिया, एक न्यूट्रॉन उसका हिस्सा बन गया, एक्साइटेड हो गया ना, रेडियो एक्टिव हो गया। फिर क्या बना? बी जेड n+1, बीटा डिके हो गई और रेडिएशन भी निकल आई, बीटा डिके सी बन गया। इसका मतलब एलिमेंट चेंज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकलते हैं, एमिट होते हैं, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है बाई 1 यूनिट इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या हो गया? गैमा डिलेड, पहला था प्रॉम्प्ट, अब डिलेड, सी बन गया। और कब बना सी? जब डी एक्साइटेशन हुई। तो हमने ये जो गैमा रेज है ना, हमने इनको डिटेक्ट करना होगा। अब आगे लेके चलते हैं, ये हो गई आपकी तरतीब सारी। अब आगे चलिए, प्रिंसिपल इसका क्या होगा? इसका प्रिंसिपल क्या होगा, गौर करते हैं। क्या क्या तरीकाकार होगा, कैसे चलना होगा? तो फर्स्ट वन देखिए, न्यूट्रॉन बाथ। ये वही काम है जो अभी हम बात कर रहे थे कि सैंपल इज बम्बार्डेड विद, इरेडिएटेड विद न्यूट्रॉन। और ये वो कहाँ से लेंगे? न्यूट्रॉन सोर्स से, न्यूक्लियर रिएक्टर से लिया जा सकता है, किसी रेडियो आइसोटोप के सोर्स से लिया जा सकता है जो न्यूट्रॉन एमिट करे। तो ये हमने उसको बम्बार्डमेंट कर दी है। और हमारा जो सैंपल है ना, अब उसके न्यूक्लियई वो कैसे हो गए? एक्साइटेड, एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड हो गया ना, बिल्कुल हो गया जी। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? न्यूट्रॉन एक्साइट, न्यूक्लियर एक्साइटेशन हो गई। न्यूट्रॉन जो है वो क्या किया था? न्यूट्रॉन को हमने, न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो गए होंगे एटॉमिक न्यूक्लियाई में, और वो एक्साइटेड हो गया होगा, हीट अप भी तो हो गया होगा ना, फिर इसकी कूलिंग भी करनी पड़ती है।
कूलिंग भी करनी पड़ेगी। फिर क्या हो गया, रेडियो एक्टिव डीके होना शुरू हो गया। अब मुझे बताइए, जब आपने न्यूट्रॉन बाथ में सैंपल को बम्बार्ड किया था न्यूट्रॉन से, फिर न्यूक्लियर एक्साइटेशन हो गई थी, ऐसे ही हुआ था ना? क्यों भला? वो न्यूट्रॉन तो रेडिली एब्जॉर्ब हो गए थे एटॉमिक न्यूक्लियाई में। ठीक है जी। फिर हार्ट भी हो गया, कूल भी हमने किया। फिर क्या किया, रेडियो एक्टिव डिके होना शुरू हो गया। हमने थोड़ी किया, खुद ही होना शुरू हो गया, बिकॉज द एटॉमिक न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल नाउ। अनस्टेबल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दी, उन्होंने एक्सेस एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दी गैमा रेडिएशंस की सूरत में। ऐसे ही होगा ना। और गैमा रेडिएशंस की जो एनर्जी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, चाहे लैम्डा कह लो, वेव नंबर कह लो, जैसे कहना है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्या एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी नहीं कर जाएगी? बिल्कुल करेगी। न्यूक्लियाई चेंज होगा एलिमेंट बदलने से, तो गैमा रेडिएशन की करेक्टरिस्टिक भी बदल जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वही जो चेंज आनी है गैमा की फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी में, उसी से तो हमने हेल्प लेनी है टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द एलिमेंट इन द सैंपल। फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, गैमा रे डिटेक्शन करनी है। ऐसे ही होगा ना। तो फिर स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर्स यूज़ हम करेंगे। वो क्या करेंगे, वो मैयर करेंगे द एनर्जी एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज गैमा रेडिएशंस। वो गैमा रेडिएशन निकल रही थी, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर रही थी। हमने डिटेक्टर की मदद से उस गैमा रेज की एनर्जी, गैमा रेज की एनर्जी और उसकी शिद्दत, इंटेंसिटी भी पता कर ली। इसी ने हमारी मदद करनी है। फिर क्या हो गया, फिर हमने जो स्पेक्ट्रा बना था, आपको मैंने दिखाया था स्पेक्ट्रा, वो स्पेक्ट्रा को क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा को हमने एनालाइज करना है। वो जो स्पेक्ट्रम बना था, उसी से हमने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को। क्यों करना है जी, कैसे करना है? क्योंकि जो गैमा रेडिएशंस निकलेंगी, उनकी एनर्जी भी डेफिनेट होगी फॉर अ डेफिनेट फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट, और उसकी इंटेंसिटी भी स्पेसिफिक होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये असल में यूनिक एनर्जी सिग्नेचर, सिग्नेचर होते हैं उसके, ये दस्तखत होते हैं एलिमेंट के। द इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज, जो इंटेंसिटी शिद्दत निकलेगी, वो क्या होगी, जो करेक्टरिस्टिक एनर्जी निकल गई वो तो आ गई, चलो सिग्नेचर एनर्जी, सिग्नेचर्स आ गए। जो शिद्दत आ गई वो कौन है, जो इंटेंसिटी निकली है गैमा रेज की ज़्यादा निकलेगी, तो यकीनन वहाँ न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है द इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल। अब तरतीब अगर सिंपलेस्ट हम देखें तो फिर हमारे पास किस तरह की बनेगी, तो ये सिंपलेस्ट तरीकाकार ज़रा देख लेते हैं। इंसिडेंट न्यूट्रॉन लिए कहाँ से लिए होंगे, ये हमने लिए होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से लिए होंगे या सोर्स से लिए होंगे। ठीक है। फिर कहाँ हमारा, सैंपल पर, सैंपल पे बम्बार्ड कर दिया होगा ना, ये सैंपल लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड सैंपल हो गया होगा। फिर डिटेक्टर ने हमें गैमा रेज डिटेक्ट करके दी होंगी, क्या एनर्जी सिग्नेचर्स अभी बात हम कर रहे थे, डेफिनेट एनर्जी है ना उसकी, जो मिट हो रहा है हर एलिमेंट के लिए अलग होगा। और क्या होगा, और उसका एलिमेंटल फिंगरप्रिंट हमारे पास आ जाएगी। दो तरह की आएंगी, एक तो एनर्जी से आएगी ना फिंगरप्रिंट, दूसरा क्या आएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बताएगी कंसंट्रेशन कितनी। फिर गौर कर लें, न्यूट्रॉन सैंपल पर हमारे एक्टिवेटेड सैंपल हो गया, डिटेक्टर ने हमें डिटेक्ट करके दे दिया, एलिमेंटल फिंगरप्रिंट्स हमारे पास आ गए, और बाकी डिटेल मैं आपको पहले दे चुका। अब ज़रा गौर कीजिए, ये एक और तरतीब आपको दिखाने वाला हूँ, देखते हैं कैसे। सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन है, इंसिडेंट न्यूट्रॉन आ गया, किस पे मार दिया, टारगेट न्यूक्लियस पर, कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, न्यूट्रॉन उसका पार्ट बन गया होगा। फिर क्या हो गया, उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन गया। ये देखो ना, मैं एक एरो ये लगा रहा हूँ, ये तो प्रॉम्प्ट गैमा रेडिएशन आ गई, और ये हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आ जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आ गया, ये नज़र आ रहा होगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहाँ पे है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस।
अब बीटा पार्टिकल भी इमिट होने हैं और साथ क्या होने, डिलेड गैमा रेडिएशंस भी होनी है। हमने डिलेड गैमा रेडिएशंस को डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। और अगर वो कंपाउंड न्यूक्लियस ने प्रॉम्प्ट गैमा रेज दी हैं, फ़ौरन दी हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये देखो एक ऑप्शन ये है, उससे भी हमने डिटेक्ट कर लिया और मेजरमेंट कर लिया। और एक एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ने बीटा पार्टिकल एमिट किए हैं, नज़र आ रहे होंगे बीटा पार्टिकल और डिलेड गैमा रेडिएशन, ये दोनों को हम फीड कर देते हैं डिटेक्टर के लिए। डिटेक्टर हमें क्या करता है, उसकी डिटेक्शन भी करके देता है और हमें मेजरमेंट भी करके देता है। डिटेक्शन, एनर्जी फिंगरप्रिंट याद आ गया होगा, एलिमेंट पता लग गया, और इंटेंसिटी से कंसंट्रेशन पता लग गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हम कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, और कीजिए कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, NA मैं यहाँ लिखूँगा। इससे क्या किया जा सकता है, अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत लो भी है, एलिमेंट की लो कंसंट्रेशन, वो भी आप डिटेक्ट कर लोगे। इसका मतलब सेंसिटिविटी बहुत है, देखिए लिखा हुआ है हाई सेंसिटिविटी, ठीक है। और कितनी हो सकती है कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन में बी पार्ट्स पर ट्रिलियन, एक ट्रिलियन पार्ट्स में एक पार्ट भी क्यों ना हो, इस तरह का। ppm पार्ट्स पर मिलियन, एक मिलियन पार्ट में सैंपल के बेशक एक पार्ट क्यों ना हो, इस तरह की मेजरमेंट भी हम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NAA टेक्निक है, ये बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ होते होंगे, एनवायरमेंटल सैंपल्स में होंगे, मीटियोराइट्स में होंगे, और बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में होंगे। ज़ाहिर वहाँ बहुत बड़ी मिकदार थोड़ी होती है, ट्रेसेस में होते हैं, उसको हम मेजर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस भी आप कर सकते होते हैं। अगर आप NNA यूज़ करते हो ना, तो आप एक ही वक्त में वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट द सैंपल, उनको आप आइडेंटिफाई, पहचान भी कर लोगे, शनाख्त भी कर लोगे और क्वांटिफाई भी कर लोगे। और इसीलिए NAA टेक्निक को कहा जाता है कि ये कंप्रीहेंसिव ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स हैं उससे आगे बढ़ के ये कंप्रीहेंसिव कंपोजिशनल एनालिसिस बन गई हुई है। मैंने कहा ये कंपोजिशन आपको बता देगी चीज़ की, जो बाकी मेथड्स के अंदर मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, और इसका एडवांटेज क्या है, फिर रिपीट कर लें। पहला पॉइंट क्या था हमारा, हाई सेंसिटिविटी है, ट्रेस अमाउंट में हम पता कर लेते हैं, याद आ गया होगा आपको, किन में, एनवायरमेंटल सैंपल्स में, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में, सॉइल में, इस तरह की बातें। दूसरा हमने क्या कहा, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। सैंपल में इफ़ देयर आर प्रेजेंट मोर देन वन एलिमेंट्स, हम उनका भी पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने लफ्ज़ क्या यूज़ किया, कंप्रीहेंसिव कंपोजिशनल एनालिसिस के तौर पे NAA टेक्निक को, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। ये दो हो गए, हाई सेंसिटिविटी, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस। थर्ड वन चेक करते हैं, मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन। मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन क्या मतलब है, इसमें जब आपने सैंपल प्रिपेयर करना है ना, उसमें केमिकल प्रोसेसिंग मिनिमम है। और जब आप केमिकल प्रोसेसिंग मिनिमम करते हैं तो जो सैंपल में आल्टर होने का रिस्क होता है ना, चेंज होने का, तब्दीली होने का, वो हो जाता है मिनिमम। इसलिए सैंपल जैसा आपने लिया होगा, एनालाइट जिसको हम कहते हैं, जिसको विच इज़ टू बी एनालाइज्ड, वो लिया होगा वैसा ही होगा जैसा आपने लिया है। वजह क्या है जी,
आपने तो उसमें केमिकल प्रोसेसिंग मिनिमम की हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं आपने की। इसलिए 3 हो गई बातें, हाई सेंसिटिविटी हो गई, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस और मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन। अब हमने ये काम भी कर लिया तो हमारे पास एक इसका एडवांटेज और भी बड़ा ज़बरदस्त है, और वो क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस। अब आप सैंपल को, मतलब इसका क्या है, आप सैंपल को डिस्ट्रॉय बगैर, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे आप, डिस्ट्रॉय किए बगैर, ख़त्म किए बगैर, आल्टर किए बगैर, तो उसको आपने कर लिया है, उसको परफॉर्म कर लिया, एन ए को, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को आपने परफॉर्म कर लिया। अब लास्ट में जो सैंपल आपके पास दोबारा आ जाएगा वो तो वही होगा जो पहला आपने लिया था। तो आप उसी सैंपल को लेके फर्दर एनालिसिस कर सकते हो, और अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो, महफूज करना चाहते हो सैंपल को फॉर फर्दर एनालिसिस, तो आप वो काम भी कर सकते हो। ऐसे ही हो गया ना। तो हमारे कौन कौन से एडवांटेजेस हुए? हाई सेंसिटिविटी हो गई, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस हो गई, मिनिमल सैंपल प्रिपरेशन हो गई, ऐसे ही है ना, और नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस हो गई। गौर कर लिए? ये हमने बातें इसमें देख ली हैं। अब हम इसी को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट बात की तरफ, ताकि मज़ीद बातें भी हमारे सामने आ जाए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, गौर कर लीजिए। कहाँ कहाँ हमें लिमिट ये करती। पहला मसला, इसमें सबसे बड़ा मसला है कि एक्सेस जो है ना वो न्यूट्रॉन सोर्स का होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अगर एक्सेस हमने लेनी है तो वो फिर हम स्पेशल परमिशन हमें मिलेगी। क्यों भला? वो तो हमें फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना। और वो हमें क्या करना पड़ेगा? मज़ीद न्यूट्रॉन सोर्स लेना पड़ेगा। तो ये तो स्पेशल केयर और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ हमें इजाज़त मिलेगी। तो इसका मतलब ये हर एक को, हर लैब को, हर जो रिसर्चर है जो एनालिसिस करता है उसको उसकी एक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये, एक तो ये इसकी लिमिट। दूसरा मसला ये होता है कि जब आप इरेडिएशन कर देते हो ना, जब आप न्यूट्रॉन जो मार देते हो, न्यूट्रॉन मारते हो, तो आपका एलिमेंट क्या बन जाता है? वो जो सैंपल है, रेडिएशन के बाद वो तो हो गया रेडियो एक्टिव। फिर अब रेडियो एक्टिव चीज़ों को आपने डील करना है तो फिर उसके लिए प्रॉपर हैंडलिंग के प्रोसीजर्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी आपको मानने पड़ेंगे। जिसका मतलब पहला क्या था? एक मसला तो इसमें लिमिटेशन में ये है कि एक्सेस टू न्यूट्रॉन सोर्स वो आर रेडीली अवेलेबल नहीं है, और रेडियो एक्टिव सैंपल जो बन जाएगा आफ्टर इरेडिएशन, फिर उसका क्या करेंगे? उसको हमने उसकी हैंडलिंग भी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल भी रखना पड़ेगा। फिर क्या हो जाता है? एक और मसला आ जाता है, इंटरफियरेंस फ्रॉम अदर एलिमेंट्स भी आ जाता है। क्या होता है? जब मल्टीपल एलिमेंट्स मौजूद है ना सैंपल में, फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रा बनता है ना गैमा रेज का, क्या गैमा कम्प्लेक्स गैमा रे स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो पेचीदा कम्प्लेक्स गैमा रे स्पेक्ट्रा बनता है ना, इसको पढ़ने के लिए एडवांस्ड डाटा एनालिसिस चाहिए होता है, और एडवांस डाटा एनालिसिस तक एक्सेस जो है वो हर लैब की नहीं होती। इसमें ये प्रॉब्लम भी एक हमारे सामने आ जाता है। तो फर्स्ट क्या थी? एक्सेस टू न्यूट्रॉन सोर्स होना चाहिए, जो नहीं है, होता अमूमन। रेडियो एक्टिविटी, जो हमारे सैंपल रेडियो एक्टिव हो जाता है उसकी हैंडलिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ जाता है। इंटरफियरेंस फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, क्या होता है इसका नतीजा? कहते हैं जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें आ जाता है। जो स्पेक्ट्रा बनता है गैमा रे स्पेक्ट्रा, और उसको पढ़ने के लिए फिर हमें एडवांस डाटा एनालिसिस चाहिए, वो अमूमन अवेलेबल नहीं होती हर लैब को। और लॉन्ग एनालिसिस टाइम, ये चौथा हो गया हमारे पास, लॉन्ग एनालिसिस टाइम भी लंबा होता है। पोस्ट रेडिएशन,
एक तो कूलिंग करनी, जब रेडिएशन करते हैं तो सैंपल बहुत हीट अप हो जाता है। और गैमा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो करनी है, गैमा रेज क्या लेना नहीं स्पेक्ट्रम हमने, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये हमारा इसके अंदर टाइम लगता है। तो 4 बातें हमने की हैं। एक्सेस टू न्यूट्रॉन सोर्स होना चाहिए जो रेडली अवेलेबल हर एक लैब को नहीं होता। रेडियो एक्टिविटी पैदा हो जाती है सैंपल को, फिर उसकी हैंडलिंग और सेफ्टी का मसला हो जाता है। थर्ड बात क्या थी, इंटरफियरेंस फ्राम अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट भी इंटरफियर करते हैं, मदाखलत करते हैं हमारे स्पेक्ट्रा में। तो स्पेक्ट्रा पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है, उसकी स्टडी करना आसान नहीं है, एडवांस डाटा एनालिसिस चाहिए और लॉन्ग एनालिसिस टाइम इसके लिए चाहिए होता है, तो वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके बावजूद, इन लिमिटेशंस के बावजूद, ये बड़ा पॉपुलर मेथड है और बहुत सारे एरियाज़ में, कौन से एरियाज़ में, साइंटिफिक एरियाज़ में। तो देखते हैं कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। पहली देखिए फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या, जुर्म वाली साइंस। कहीं जुर्म हो गया है तो फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने तो ज़ाहिर है उसका क्राइम सीन का जायज़ा लेना है और वहाँ जो चीज़ें हैं उनका जायज़ा लेना है। तो फिर वही, अगर वो मिक्सचर बन गया हुआ है, वहाँ शीशे भी टूटे पड़े हैं, वहाँ पेंट भी है, तो वो फिर उन तमाम चीज़ों से वो जो गन शॉट रेजिड्यू होगा ना, वो भी कल ढूंढ लेंगे। अभी हम कह रहे थे ना कि इसमें अगर एक से ज़्यादा, लफ्ज़ क्या यूज़ किया था हमने भला, आपको याद होगा, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस एडवांटेजेस में मैंने बात अभी की थी। अब दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगी ये बात। तो उसके लिए भी आप, इसका मतलब फोरेंसिक साइंस में बड़ी अहम है। आर्कियोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्या, जो पॉटरी वगैरह बनी हुई होती हैं 4000 साल पुरानी हैं जी, 5000 साल पुरानी हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, सैंपल को रेडिएट करते हैं न्यूट्रॉन से, और फिर हम उससे जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल रिलीज होते हैं ना, वो फिर डिस्टिंक्टिव होते हैं केमिकल सिग्नेचर्स। उससे हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड मटेरियल्स के ओरिजिन्स को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को, उन तमाम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो फिर क्या कहा, NAA is providing insights into the old materials such as their origins and manufacturing techniques। यही बात हुई। जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करने के लिए। किन को, ट्रेस एलिमेंट्स इन रॉक्स, मिनरल्स एंड पोल्यूटेंट्स। तो इससे बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, किसके बारे में, एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के बारे में। रिसोर्स क्या है, हमें पता लग जाता है कि इस एरिया में कोई हमें और मिलेगी, मिनरल मिलेगा वैल्यूएबल या नहीं मिलेगा, ये चीज़ों का हमें पता लग जाता है। तो देख लीजिए, तो ये हम, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, तो आप दोबारा गौर करें। एप्लीकेशन में फर्स्ट वन क्या था, फोरेंसिक साइंस। दूसरा क्या था, आर्कियोलॉजी। तीसरा क्या था, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। और फोर्थ वन कौन है, मटेरियल साइंस। अब NAA को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, करेक्टराइज करने के लिए किसी भी मटेरियल की एलिमेंटल कंपोजिशन। एक मटेरियल आप यूज़ करते हैं एज सेमीकंडक्टर, तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर मेजर पोर्शन किस एलिमेंट का है और फिर उसको डोपिंग किससे की हुई है, कितनी मिकदार है उसकी, और कौन सी मिकदार, कितनी मिकदार डालें तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। कैटलिस्ट को यूज़ करना, कैटलिस्ट तो मेन एक हो गया, एक उसके साथ प्रमोटर है, ऐसे ही होता है ना, कैटलिस्ट ऑफ अ कैटलिस्ट उसको। और बाकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ में भी हम इसको मटेरियल साइंस में NA को यूज़ करते हैं। तो अब रिपीट कर लूँ दोबारा, फोरेंसिक साइंस में हम बात कर रहे थे, आर्कियोलॉजी में बात कर रहे थे, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में बात कर रहे थे और मटेरियल साइंस में बात कर रहे थे। बायोमेडिकल रिसर्च, इसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या,
बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में अगर ट्रेस एलिमेंट्स का आपको पता लग जाता है, उनकी चेंजेस का आपको पता लग जाता है विद टाइम, तो क्या हम फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस में नहीं घुस सकते, पता कर सकते? और जो पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज हैं उनकी भी हमें पता लग सकता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं क्या, कर रहे हैं। फिर और कहाँ यूज़ हो सकता है? फूड एंड एग्रीकल्चर में। इसको हम यूज़ करते हैं फूड में भी और एग्रीकल्चर में भी। किस काम के लिए? फूड प्रोडक्ट्स की एनालिसिस के लिए, सॉइल सैंपल्स की एनालिसिस के लिए। और इससे हम क्या फ़ायदा क्या उठाएंगे, इस एनालिसिस करेंगे अगर हम किसका, फूड प्रोडक्ट्स का, तो हम ये पता कर लेंगे कि उसके अंदर क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट पूरा है, वो कंप्लीट फूड जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, वो डाइट बैलेंस डाइट बनाने के लिए ठीक है ये। और कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले रहे हैं, आपको याद होगा प्लांट्स के बारे में एक मेजर पोर्शन इसके लिखे जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसकी रिसर्च मुकम्मल की जा सकती है। और मेडिकल एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, मेडिकल एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है? तो इसमें NAA को हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट को ढूंढने के लिए। और अगर कोई उसमें चेंज आती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी करेक्शन कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट दे के। और इसका मतलब है कि हम ख़ास सर्टन मेडिकल कंडीशंस में जो एलिमेंट्स की चेंजेस आती हैं कंसंट्रेशन के बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में, हम उसके बारे में भी इंसाइट्स का जायज़ा उसके अंदर भी झांक सकते हैं, देख सकते हैं। तो कौन सी बातें हो गई, फोरेंसिक साइंस हो गई, आर्कियोलॉजी याद होगा आपको, जियोलॉजी, फिर मटेरियल साइंस, ऐसी था ना, मटेरियल साइंस में, फिर बायोमेडिकल रिसर्च में, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर में, और फिर किसकी बात हुई है, फिर हमारे पास बात हुई है मेडिकल एप्लीकेशंस में। तो अगर इसको केयरफुली आप देख लेंगे तो जिस तरह मैंने बार बार बताया, तो आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो याद हो जाएगा और आप लिख भी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।